नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक ओल्ड एज मेंटल इलनेस कौन कौन सी होती है। उन सारी जो भी मेंटल इलनेस है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल जितनी भी मेंटल इलनेस है उनको डिस्कस करेंगे। एजिंग क्या है कि एजिंग एक प्रोसेस होता है या फिर प्रोग्रेसिव और क्या है कि डिटर ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसमें फिजिकली साइकोलॉजिकली फंक्शंस चेंज होते हैं रहते हैं। एज रिलेटेड प्रोग्रेस यहाँ पे क्या है कि प्रोग्रेस होती है जिसमें जो एज रिलेटेड प्रोसेस होते हैं लॉस ऑफ विजिबिलिटीज एंड इंक्रीज द क्या है वैल्यूनेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो एज के रिलेटेड फिजिकली बहुत सारी कंडीशंस होती है, मेंटली बहुत सारी कंडीशंस होती है। उनको आज हम मेंटली जो कंडीशंस होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। की फैक्टर फॉर स्पेसिंग फॉर एजिंग एक्सपीरियंस इट्स गोल। तो की फैक्टर्स क्या होते हैं, हम एज जो एजिंग में कौन कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हेल्थ हेल्थ में आ जाता है कि रिप्रेजेंट दे आर कॉग्निटिव फंक्शनिंग्स एंड कैपेसिटीज असेंशियल टू एजिंग। हमें क्या है कि उसमें हमारा यही गोल होता है कि हमें अगर एज एज किसी पेशेंट की ज़्यादा है उसमें हमें क्या है, हम रिप्रेजेंट द कॉग्निटिव उसकी कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कितनी है। उसके अलावा उसके फंक्शनिंग कैपेबिलिटीज में कितनी है कि कितने फंक्शंस काम कर रहे हैं। और उसके अलावा असेंशियल फॉर एजिंग ये हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो एजिंग पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर हम क्या है कि अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं एजिंग के लिए तो हमें क्या है कि उनकी ओवरऑल हेल्थ पे देखना होता है। उसके अलावा हिस्ट्री अगर लेते हैं एजिंग पेशेंट में तो उसमें क्या होता है कि हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्रिकल इवेंट्स एंड कोहर ग्रुप्स ऑन एजिंग्स। एजिंग के हिसाब से कौन से ग्रुप्स और हिस्ट्रिकल उनकी जो भी इवेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं ताकि हमें उस पहले अगर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है उसको भी हमें हाईलाइट करना होता है ताकि हमें पता चले एजिंग में इसको ये प्रॉब्लम इनको क्यों हुई है। ठीक है, और उसके अलावा जेंडर जेंडर में आ जाता है इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस वेरियस स्पेस एक्सपेक्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजिंग के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या फिर एक्सपेक्ट्स होते हैं एजिंग में। तो फिर वो हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमें जेंडर के हिसाब से देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि फीमेल में बहुत ज़्यादा अलग ही क्या है कि डेमेंशिया और ऐसे डिजीज़ बहुत जल्दी भी हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें जेंडर में भी देखना ज़रूरी होता है। उसके अलावा गोल हमारा क्या होता है, फोकस ऑन द अचीविंग द हाईएस्ट फंक्शनिंग लेवल इन एजिंग के हम किस तरीके से अचीव करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन एल्डर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें। तो ये सारे हमारे गोल्स होते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। उसके बाद बात करते हैं मेंटल इलनेस इन लेटरल लाइफ में। ओल्ड एज में कौन कौन सी मेंटल इलनेस होती है उनको हम डिस्कस करेंगे जिसमें कैन काज प्रॉब्लम विथ थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर। जो आपकी थॉट्स पे जो एजिंग पेशेंट्स है उनकी थॉट्स पे या फिर बिहेवियर पे फीलिंग पे इफेक्ट करती है उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा काज एंड नीडलेस फिजिकल एंड इमोशनल सफरिंग के वो किस तरीके से फिजिकल और इमोशनल सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, एजिंग में तो वो भी हम देखेंगे, उसके काज देखेंगे। और उसके अलावा हमें क्या है कि कैन बी अ ट्रीट इफेक्टिवली व्हेन डायग्नोस। हमें जो भी डिजीज़ डायग्नोस हुई है उसको इफेक्टिवली हमें ट्रीट करना चाहिए ताकि एजिंग एजिंग जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ सके और उनकी एज के हिसाब से कम चीज़ें भी है उनको ज़्यादा इम्पेक्ट कर देती है। ठीक है, एजिंग एंड इट्स डिजीज़ के एजिंग में कौन कौन सी डिजीज़ होती है उनको हम देखेंगे। मेजर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कौन कौन से, इम्पैक्ट फॉर मेमोरी एंड रिजिड फॉर आउटलुक फॉर रेजिस्टेंस चेंजेस आर द मेंटल चेंज इन द एल्डर के। इसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है में जो ओवरऑल मेमोरी पे इम्पेक्ट करता है। उसके अलावा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है मेंटल
उसके अलावा मेंटल चेंज इन द एल्डर, ये सारी चेंजेस एल्डर एज में आती है। द मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ओल्डर एडल्ट आर, तो उसमें कौन कौन सी एक नॉर्मली हम देखते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आ जाता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। उसके अलावा लेट लाइफ फंक्शनिंग डिजीज आ जाती है। मूड इफेक्टिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटिक फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर सिजोफीनिया एंड, ये सारे क्या है कि डिल्यूजल डिसऑर्डर्स, फंक्शनिंग साइकोसिस एंड साइको एक्टिव सब्सटेंस एवर्स यूज डिसऑर्डर्स और सुसाइड बिहेवियर, एल्डर एज एंड लोनलीनेस में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि वो कितना पेशेंट अलोन रह रहा है, सुसाइड बिहेवियर कितना है, और साइको एक्टिव कितना है, और उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़, वो किन चीज़ों से अब्यूज़ हो रहा है, खुद को कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को हमें क्या है कि देखना होता है, और हमें उन चीज़ों को डायग्नोज करके पेशेंट को देखना होता है। ये सारी मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, जो पेशेंट में एजिंग में दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं लाइफ इवेंट्स ऑफ एल्डर्स। अगर कोई पेशेंट्स एजिंग है, लाइफ इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? रेटिमेंट्स एंड लोअर सेल्फ स्टीम, अगर उसकी सेल्फ स्टीम कम है, या फिर इनकम इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी है, तो भी क्या होगा कि उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल, वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। डिक्रीज हेल्थ अब्यूज़ एंड निगलेक्ट एंड आइसोलेशन, वो क्या है कि अपनी हेल्थ अब्यूज़ की वजह से निगलेक्ट करे, खुद को आइसोलेट करे, वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर में चला जाता है। डिपेंसी मीन्स कि अपने अगर चिल्ड्रन पे वो डिपेंड होता है, वो भी क्या करवाता है, वो भी काज करवाता है मेंटल डिसऑर्डर। लॉस ऑफ लोनलीनेस, ठीक है, लोनलीनेस। उसके अलावा क्रॉनिक, अगर वो ज़्यादा अकेला रह रहा है, तो वो भी क्या करवाता है, एजिंग में अक्सर पेशेंट अकेले रहने के, आइसोलेशन होने की वजह से क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। उसके अलावा क्रॉनिक इलनेस, अगर उनको पहले से कोई फिजिकल क्रॉनिक इलनेस है, मेंटल कोई इलनेस है, उसकी वजह से भी क्या है कि ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसके अलावा सो मैनी मेडिकेशन, ज़्यादा ज़्यादा अगर मेडिकेशन कोई पेशेंट ले रहा है, क्योंकि क्या है, एजिंग में बहुत ज़्यादा फंक्शंस इम्पेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा अगर कोई पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है, तो वो भी क्या करती है, इम्पेक्ट करती है मेंटल हेल्थ पे। और लैक ऑफ केयर गिवर्स, के कोई भी ऐसा केयर गिवर ना हो जो उस एजिंग में उनकी जो है ना ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर सके, तो वो भी क्या है कि नहीं होते, तो फिर उसकी वजह से भी एजिंग पेशेंट में क्या होता है कि ज़्यादा उनको डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा बोर्डम, तो ये सारे क्या है कि ये वो लाइफ इवेंट्स हैं जो एल्डर को बर्दाश्त करने होते हैं अपनी एल्डर लाइफ में। ठीक है, और उसके अलावा रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो मौजूद होते हैं? तो सबसे पहले लॉस ऑफ सोशल रोल, मतलब कि सोशल रोल ख़त्म हो जाता है। एजिंग एज में इतना सोशली नहीं होते हैं, अकेले अगर रहते हैं, तो उनको ये भी एक फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होता है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाए। और लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, उनको ये भी ऑटोनॉमी नहीं होती है, खुद मुख्तियारी नहीं होती है कि वो अपने डिसीजन ले सके, वो कहीं पे जा सके, कुछ कर सके, वो नहीं होता है इतना उनके पास। ठीक है, और उसके अलावा डेथ, अगर उस उनके लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि उनको मेंटली डिस्टर्ब करे। ठीक है, उसके अलावा डिक्लाइनिंग हेल्थ, अगर उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, क्योंकि डिक्लाइन हो जाती है एज के हिसाब से, तो वो भी क्या है, ओवरऑल उनकी कंडीशन पे। और उसके अलावा क्या है कि इंक्रीज आइसोलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं पेशेंट को, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। उसके अलावा
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट होते हैं उनकी वजह से कि फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, वो भी क्या करवाते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ इंक्रीज कर देते हैं, मेंटल इलनेस को। और उसके अलावा डिक्रीज कॉग्निटिव फंक्शनिंग, अगर कॉग्निटिव फंक्शनिंग नहीं है, मेमोरी लॉस है, तो वो भी इम्पेक्ट कर देती है आपको, कि ना आपको मेमोरी लॉस या फिर डिल्यूशन जैसी डिजीज़ हो जाए। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं एजिंग में, ठीक है। और उसके अलावा हम कॉमन मेंटल इलनेस अमंग सीरियस के कौन कौन से सीरियस मेंटल इलनेस होते हैं एजिंग में, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, मेमोरी डिजीज़, जो डिमेंशिया है वो होना। उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मूड चेंज होना, कभी ज़्यादा खुशी ज़्यादा गम, ये सारी चीज़ें, एनजाइटी होना, ठीक है, डिप्रेशन से, ये सारे क्या है, वो कॉमन मेंटल इलनेस हैं जो एजिंग में सीरियसली होते हैं, ठीक है। डिलेरियम्स, डिलेरियम में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, द कंडीशंस ऑफ सिवियर कन्फ्यूजन्स एंड रैपिड चेंज इन द ब्रेन फंक्शनिंग। सिवियर क्या होगी आपकी, जो डिलेरियम है ना, वो कंडीशंस में क्या होगा, सिवियर कन्फ्यूजिंग हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी उस पेशेंट को। और उसके अलावा चेंज इन ब्रेन फंक्शनिंग, जो ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग होगी उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ यूजली काज बाय द ट्रीटेबल फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, और ये यूजली हम इसको क्या है कि ये काज होता है यूजली, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और फिजिकली और मेंटली हमें इसको देखना होता है। ये दोनों मेंटली और फिजिकली इलनेस होती है जिनको हम कास्ट फर्दर ट्रीटेबल, ये हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, यूजली अक्यूट एंड इन्फ्लुएंसिंग, ये अक्यूट होता है और इन्फ्लुएंस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। एंड अल्टर्ड स्टेट ऑफ अल्टर्ड स्टेट बन जाती है कॉन्शियसनेस की, जिसमें रिड्यूस अवेयरनेस, क्योंकि अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है, नॉर्मल कॉन्शियसनेस जो होती है उस वो अल्टर्ड बन जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, रिड्यूस अवेयरनेस, किसी भी चीज़ के लिए अवेयर नहीं होगा। उसके अलावा क्या है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो चीज़ों को रिस्पॉन्स करे, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करे। और उसके अलावा कॉग्निटिव डिफेक्ट बन जाता है, जिसमें अटेंशन, कंसंट्रेशन, थिंकिंग, मेमोरी एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट्स, ये सारे क्या है कि ये सारे डिफेक्ट प्रेजेंट्स हो जाते हैं, कि मेमोरी लॉस होना, या फिर कंसंट्रेशन, अटेंशन कम होना, या फिर क्या है कि जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना, ये सारे क्या है कि डिलेरियम में हो जाते हैं। डिलेरियम्स एक सीवियर जो कंडीशंस हम कहते हैं ना, सीवियर कन्फ्यूजिंग्स एंड रैपिड चेंज ब्रेन फंक्शनिंग, मतलब कि जल्दी से ब्रेन फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। सीवियर क्या है, कन्फ्यूजन, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, तो ये आ जाता है डिलेरियम में। ओवरऑल हमने यहाँ पे डिलेरियम के बारे में पढ़ा है। उसके बाद सिम्टम की बात करते हैं। डिलेरियम्स जो डिजीज़ है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि रैपिडली जो है ना, आपका मूड चेंज होता है, जो कंसंट्रेशन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर यहाँ पे अल्टर्ड अवेयरनेस, डिसओरिएंटेशंस, कोडिंग्स एंड कॉन्शियसनेस, यहाँ पे डिसओरिएंटेड हो जाता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, तो ये सारी आ जाती है। क्लाउडिंग कॉन्शियसनेस, और उसके अलावा इम्पेयर्ड अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। और जो डिलेरियम है उसके सिम्टम्स में इम्पेयर्ड होती है अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इम्पैक्ट होती है, और उसके अलावा इम्पेयर्ड होती है। उसके अलावा इनएबल टू प्रोसेस विजुअल ऑडिटरी स्टिमुलाई, वो इतना प्रोसेस नहीं कर पाता विजुअल और ऑडिटरी जो स्टिमुलाई होते हैं उनको, क्योंकि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो जाती है। डिलेरियम डिजीज़ में मोस्टली जो एजिंग पेशेंट्स होते हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो क्या है, अल्टर्ड हो जाती है, वो इतने कॉन्शियस नहीं रहते हैं जितने एक नॉर्मल होते हैं, जो बंदे वो उतने नहीं होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई अनएबल हो जाते हैं, इंक्रीज मोटर एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, एनजाइटी एंड इचिंग्स
एंड मिस इंटरप्रेटिंग इल्यूशंस एंड डिल्यूशंस एंड हेलोसिनेशन, मतलब किन चीज़ों क्या है कि वो एंजाइटी एंड एग्रेशंस हो जाती है, एजेक्शंस हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं इल्यूशंस डिल्यूशंस एंड हेलोसिनेशन। ये सारे उसके डिलेरियम के सिम्टम में आ जाता है। स्पीच एबनॉर्मलिटी, वो सही से बोल नहीं पाता है और डिसऑर्गेनाइज स्पीच बन जाती है। उसके अलावा रिड्यूस वाक वेकफुलनेस एंड स्लीप डिस्टर्ब, ये सारे क्या हैं सिम्टम्स ऑफ डिलेरियम पेशेंट में आ जाते हैं। उसके अलावा कॉमन फीचर्स ऑफ डिलेरियम कौन कौन से है, कॉमन फीचर्स होते हैं क्लिनिकल फीचर्स फॉर साइन एंड सिम्टम, तो उसमें हम देखते हैं इन इन अटेंशंस, हेलोसिनेशन, इल्यूशंस, इमोशनल लेबिलिटीज एंड अल्टर्ड इन द स्लीप वॉक एंड साइकिल, स्लीप वॉक साइकिल अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके अलावा हेलोसिनेशन एक अलग ही डिजीज़ है, वो बन जाती है जिसमें सेंस चेंज होना, अटेंशन किसी चीज़ को कंसंट्रेट ना कर पाए, इल्यूशंस, फॉल्स या फिक्स, क्या है कि उसके एक फिक्स एक उनकी एक अलग ही बिलीव्स परसेप्शन बन जाती है, फिक्स परसेप्शन। और उसके अलावा इवेंचुअली दे आर वर्सिंग्स एंड सिम्टम्स फंक्शनिंग्स, सिम्टम्स बन जा कुछ मिल जाते हैं। और फिल्यूनसेशंस सिम्टम्स, साइकोमोटर शोइंग फॉर हाइपर एक्टिव, और जो डिलेरियम है उसमें जो साइकोमोटर फंक्शनिंग होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, सर्चिंग्स एंड पीक बिहेवियर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बिहेवियर। और रिमूविंग क्लॉथ लाइफ सपोर्ट्स इक्विपमेंट, और क्लॉथ्स और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स रिमूव कर देता है। आईवी हो गया, कैथेटर हो गया, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गया, उन सबको वो क्या है हाइपर एक्टिव होता है ना, उन सारे भी चीज़ों को वो डिलेरियम जो पेशेंट्स होता है उसमें यही सिम्टम होता है, वो सारी चीज़ों को हाइपर एक्टिव होके उन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ डिलेरियम्स, इसमें कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं डिलेरियम के, द थ्री मेन टाइप ऑफ डिलेरियम, जिसमें आ जाता है हाइपर एक्टिव एंड हाइपो एक्टिव एंड मिक्स्ड। हाइपर एक्टिव में क्या होता है, हाइपर अल्टर्ड डिलेरियम मोस्टली दे ऑलवेज कंस्ट्रक्शंस, जिसमें क्या है कि कंसोलेशंस हाइपर एक्टिव डिलेरियम में कंसोलेशन होता है, वो अल्टर्ड ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट करता है हर चीज़ के लिए। और उसके अलावा हाइपो एक्टिव में हाइपो अल्टर्ड मीन्स उसके कम वो क्या है कि कंसोलेशंस कम होती है। मिक्स में क्या होता है कि फ्लुएंसेशंस बिटवीन हाइपर एंड हाइपो, वो दोनों के बीच में होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। उसकी क्या होती है अल्टर्ड डिलेरियम में अल्टर्ड जो एक्शंस होते हैं, कभी ज़्यादा एक्शन कभी कम एक्शन, सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिलेरियम्स के। उसके अलावा डिलेरियम काज क्यों होता है, फॉर अगर हमें पता हो कि काज क्यों होता है तो हमें क्या है उस चीज़ को प्रिवेंशन करने में जल्दी से जल्दी हमें हेल्प मिलती है। तो इन्फेक्शन हो गया कि अगर ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो गया वो भी डिलेरियम को काज करवाता है। विदड्रा, अगर कोई अब्यूज़ ड्रग्स एडिक्शन थी उसको विदड्रा किया, वो भी क्या करवाता है डिलेरियम करवा सकता है। और उसके अलावा अक्यूट मेटाबॉलिक, जो अक्यूट मेटाबॉलिज्म्स है वो भी क्या करवाता है कि करवा सकता है डिलेरियम को। और उसके अलावा ट्रॉमा एंड सीएनए, जो सीएनए पैथोलॉजी, अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया इफेक्ट किया है, तो वो भी करवा सकता है ट्रॉमा की वजह से। जो पास्ट कोई ट्रॉमा, अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो वो भी करवा सकता है डिलेरियम काज। उसके अलावा हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, डिफिशियंसीज, या फिर एंड्रोनिक पैथोसिस एंड अक्यूट वेस्कुलर टॉक्सिक ड्रग्स, हैवी मील्स, ये सारी चीज़ें वो हैं जो काज करवाती है डिलेरियम को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और जो हमारा जो नेक्स्ट जो जेरियाटिक पेशेंट के लिए जो इलनेस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आ जाता है डिमेंशिया, और भी जितनी भी एल्डर पेशेंट को डिजीज़ होती है मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको हम डिस्कस करेंगे अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ओवरऑल।